मुझे पहले ही पता था, विराट जैसा इंसान जिसके पूरे परिवार को खत्म कर दिया गया हो, वो भला प्रकाश का तारणहार कैसे हो सकता है? यह सब बस एक दिखावा था। वहां मौजूद सभी लोगों को अचानक यह बात समझ आ गई। भवानी माथुर भी सोच में डूबा हुआ लग रहा था। कुछ पल की शांति के बाद उसने तुरंत आदेश दिया, फौरन ईशा को इन्फॉर्म करो और उससे कहो कि माथुर बिल्डिंग मटेरियल्स और सूर्या ग्रुप के बीच कॉन्ट्रैक्ट को वापस चालू कराने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दे। उसे सिर्फ 3 दिन का वक्त दो। अगर वो कामयाब हो गई तो मेरी पोती बनी रहेगी, और अगर फेल हुई तो उसके पूरे परिवार को माथुर परिवार से बाहर निकाल दिया जाएगा। भवानी माथुर की बात सुनकर माथुर परिवार के एक बुजुर्ग ने टेंशन में पूछा, मुखिया जी, अगर सच में सूर्या ग्रुप के चेयरमैन विराट को ईशा पसंद आ गई है, तो उसके साथ ऐसा बर्ताव करने पर क्या हमें उनके गुस्से का सामना नहीं करना पड़ेगा? भवानी माथुर ने ठंडे लहजे में जवाब दिया, क्या माथुर परिवार अब किसी के गुस्से से डरता है? वहां एक पल के लिए सन्नाटा छा गया और हर किसी के चेहरे पर चिंता साफ नजर आ रही थी। सिंघानिया परिवार की बर्बादी के कारण माथुर परिवार भी इस मामले में फंस गया था। यहां तक कि 2 करोड़ से ज्यादा के पार्टी खर्चों को भी चंदा जमा करके चुकाना पड़ा था, जो दिखाता था कि माथुर परिवार की हालत इस वक्त कितनी खराब थी। यह कहा जा सकता है कि भवानी माथुर ईशा के साथ एक जुआ खेल रहा था। हारने पर माथुर परिवार की मौजूदा स्थिति में कोई बदलाव नहीं आता, लेकिन जीतने का मतलब था कि परिवार रातों रात आसमान छूने लगेगा। इस बीच सूर्या ग्रुप में प्रोजेक्ट मैनेजर के ऑफिस में ईशा अपने काम में बिजी थी। तभी उसका फोन बजा। कॉल रिसीव करते ही उसे राहुल की आवाज सुनाई दी, ईशा, दादाजी ने तुम्हें सूर्या ग्रुप और माथुर परिवार के बीच पार्टनरशिप को वापस ठीक करने के लिए 3 दिन का टाइम दिया है, वरना तुम्हारे पूरे परिवार को खानदान से बाहर निकाल दिया जाएगा। इतना कहकर राहुल ने फोन काट दिया। यह खबर उसके लिए आसमान से गिरी बिजली जैसी थी। इससे पहले कि ईशा खुद को संभाल पाती, फोन फिर से बज उठा। इस बार कॉल राजेंद्र का था। ईशा, मैं तुमसे हाथ जोड़ता हूं, तुम्हें किसी भी तरह यह कॉन्ट्रैक्ट हासिल करना ही होगा, वरना मुझे माथुर बिल्डिंग मटेरियल्स का मालिक बनने का दूसरा मौका कभी नहीं मिलेगा। राजेंद्र का गला रुंध गया। तुम जानती हो कि माथुर बिल्डिंग मटेरियल्स मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। बहुत कम लोग यह जानते थे कि राजेंद्र किसी जमाने में बिजनेस का जीनियस हुआ करता था, जिसने अपने दम पर माथुर बिल्डिंग मटेरियल्स खड़ा किया था। खासकर 7 साल पहले जब ईशा की शादी विराट से हुई थी, तो माथुर बिल्डिंग मटेरियल्स ने दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की की थी। लेकिन 5 साल पहले जब राय परिवार पूरी तरह से खत्म हो गया, तो भवानी माथुर ने एक चाल चलकर माथुर बिल्डिंग मटेरियल्स को हड़प लिया। पापा, मैं आपसे कोई वादा नहीं कर सकती। मैं बस इतना कह सकती हूं कि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी। एक लंबी खामोशी के बाद ईशा ने नम आंखों से कहा, ईशा, थैंक यू। मुझे माफ कर दो कि मैंने तुम्हें परेशानी में डाल दिया। राजेंद्र समझता था कि ईशा के लिए यह कितना मुश्किल था, और इस कॉन्ट्रैक्ट के चक्कर में उसकी जॉब भी जा सकती थी। अपने पिता का फोन रखने के बाद ईशा को सिर्फ और सिर्फ गहरी फ्रस्ट्रेशन फील हो रही थी। पहली बार वो अपने परिवार से पूरी तरह से सारे रिश्ते तोड़ लेना चाहती थी। दरवाजे पर दस्तक हुई। ईशा ने दोबारा प्रकाश के ऑफिस का दरवाजा खटखटाया। अंदर आ जाओ। प्रकाश की आवाज कमरे में गूंज उठी। मैनेजर ईशा, क्या आपको किसी चीज की जरूरत थी? ईशा को देखते ही प्रकाश ने बहुत ही शांति से पूछा। ईशा को अपना चेहरा शर्म से लाल होता हुआ महसूस हुआ। उसे सूर्या ग्रुप ज्वाइन किए हुए सिर्फ 1 हफ्ता ही हुआ था, और वह तीसरी बार मदद मांगने के लिए प्रकाश के सामने खड़ी थी। प्रेसिडेंट प्रकाश, मैं बस यह पूछना चाहती थी कि क्या सूर्या ग्रुप ने माथुर परिवार को जो पार्टनरशिप प्रोजेक्ट ऑफर किया था, उसे फिर से शुरू करने की कोई उम्मीद है? ईशा ने उससे पूछा। प्रकाश तुरंत ईशा का मतलब समझ गया। ऐसा लग रहा था कि उसका परिवार इस पार्टनरशिप को वापस हासिल करने के लिए उस पर काफी प्रेशर डाल रहा था। मैनेजर ईशा, जैसा कि आप जानती हैं, आप ग्रुप के किसी भी प्रोजेक्ट पर फैसला ले सकती हैं, लेकिन माथुर परिवार के साथ पार्टनरशिप के लिए सीधे चेयरमैन विराट की परमिशन चाहिए। प्रकाश ने खुद ईशा को एक गिलास पानी दिया
और थोड़े उलझे हुए चेहरे के साथ बोला, सच कहूं तो ये सब बातें मायने नहीं रखती। मेन बात यह है कि माथुर परिवार ने किसी ऐसे इंसान से पंगा ले लिया है जिससे उन्हें दूर रहना चाहिए था। ईशा के कदम लड़खड़ाए और उसके चेहरे पर गहरी निराशा छा गई। क्या माथुर बिल्डिंग मटेरियल्स सच में बर्बाद होने वाला है? लगातार 3 दिनों तक ईशा बेजान सी लगने लगी थी। वह हर दिन ख्यालों में ही खोई रहती थी। चेयरमैन सर, आज वो आखिरी दिन है जो माथुर परिवार ने मिस ईशा को दिया था। अगर उन्हें सूर्या ग्रुप से कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला तो मिस ईशा और उनके परिवार को माथुर परिवार से बाहर निकाल दिया जाएगा। चेयरमैन के ऑफिस में खड़े होकर प्रकाश ने बहुत ही सीरियस टोन में कहा। वह माथुर परिवार में चल रही हर बात को जानता था और हर दिन ईशा को इस तरह परेशान देखकर उसे उस पर बहुत तरस आता था। विराट ने बड़ी शांति से जवाब दिया, वो जो भी चाहेगी मैं उसे वो सब दे सकता हूं, लेकिन माथुर परिवार बहुत बेरहम है, इसलिए मेरी बेदर्दी के लिए मुझे कोई दोष नहीं दे सकता। अगर माथुर परिवार को सच में ईशा की परवाह होती तो मैं पल भर में उन्हें मायापुरी के सबसे टॉप अमीर परिवारों में शामिल कर देता। मैंने उन्हें पहले ही एक मौका दिया था, लेकिन उन्होंने उसकी कोई कद्र नहीं की। इस बीच माथुर बिल्डिंग मटेरियल्स के कॉन्फ्रेंस रूम में टेबल के हेड पर बैठा भवानी माथुर बोल पड़ा, 3 दिन का समय खत्म हो चुका है। क्या ईशा अभी तक सूर्या ग्रुप से वह पार्टनरशिप फाइनल नहीं करवा पाई है? उसका चेहरा बुरी तरह से उतरा हुआ था। दादाजी, मैंने पहले ही पता करवा लिया है। उस घटिया ईशा को इस पार्टनरशिप की रत्ती भर भी परवाह नहीं है, राहुल ने जल्दी से कहा। वो सूर्या ग्रुप में प्रोजेक्ट मैनेजर है। अगर वह सच में हमारी मदद करना चाहती तो यह उसके लिए बाएं हाथ का खेल होता, लेकिन उसका हमें सपोर्ट करने का कोई इरादा ही नहीं है। जोर का धमाका हुआ। भवानी माथुर ने कॉन्फ्रेंस टेबल पर जोर से हाथ पटका और गुस्से में चिल्लाया, अगर बात ऐसी है तो फिर अपने दादा को बेरहम होने के लिए ब्लेम मत करना। राहुल, अभी कुछ आदमियों को लेकर शांति कुंज जाओ और उस राजेंद्र और ममता को पुराने घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दो। राहुल खुशी से पागल हो गया और उसने तुरंत जवाब दिया, जी दादाजी। 20 मिनट बाद राहुल 4 हट्टे कट्टे सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ शांति कुंज पहुंच गया। दरवाजे पर जोर जोर से पीटने की आवाजें आने लगीं। दरवाजे पर लगातार हो रही इस भयंकर दस्तक को सुनकर ममता, जो घर साफ कर रही थी, के चेहरे का रंग ही उड़ गया। कौन है? उसने घबराते हुए दरवाजे की तरफ देखकर आवाज लगाई। एक और धमाका हुआ। अगले ही पल एक जोरदार आवाज हुई और किसी ने लात मारकर दरवाजा खोल दिया। माथुर बिल्डिंग मटेरियल्स के 4 सिक्योरिटी गार्ड तेजी से अंदर घुसे। उनके पीछे पीछे माथुर परिवार के कई मेंबर भी आ गए। राहुल सबसे आगे खड़ा था। राहुल, तुम ये सब क्या कर रहे हो? ममता ने गुस्से से पूछा। इन दोनों नकारा लोगों को यहां से बाहर निकालो। राहुल ने बिना कोई एक्सप्लेनेशन दिए सीधे गार्ड्स को ऑर्डर दे दिया। जब राजेंद्र और ममता को जबरन घर से निकाला जा रहा था, उस वक्त काम में बिजी ईशा को बड़ी बेचैनी हो रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला है। अचानक उसका सेल फोन जोर जोर से बजने लगा। जैसे ही ईशा ने फोन उठाया, उसे वहां से बहुत शोर शराबे की आवाजें सुनाई दी। फिर ममता के रोने की आवाज आई, ईशा जल्दी वापस आ जाओ, राहुल यहां कुछ लोगों को लेकर आया है और वे मुझे और तुम्हारे पापा को जान से मारने वाले हैं। इससे पहले कि ममता अपनी बात पूरी कर पाती, उसका फोन तोड़ दिया गया। मां, 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 ईशा चीखती रही, लेकिन दूसरी तरफ से सिर्फ एक बिजी टोन आ रही थी। उसने एक पल की भी देरी नहीं की और टैक्सी पकड़कर घर की तरफ भागी। रास्ते भर वो ड्राइवर को और तेज चलाने के लिए बोलती रही। 20 मिनट बाद टैक्सी शांति कुंज पर आकर रुकी। जैसे ही वह कार से बाहर निकली, उसने बिल्डिंग के एंट्री गेट पर 4 सिक्योरिटी गार्ड्स को, राजेंद्र और ममता को घेरे हुए देखा। ममता जमीन पर बैठी रोते हुए चिल्ला रही थी, तुम कमीनों, ये मेरा घर है, तुम हमें बाहर क्यों निकाल रहे हो? राहुल, आखिर तुम चाहते क्या हो? ईशा गुस्से से कांपते हुए आगे बढ़ी और उस पर बुरी तरह से चिल्लाई। ईशा, तुम्हारे लिए यह समझना बेहतर होगा कि यह वो नहीं है जो मैं करना चाहता हूं, बल्कि यह वो है जो तुम करना चाहती हो, राहुल ने ताना मारते हुए कहा।
दादाजी ने तुम्हें 3 दिन के अंदर पार्टनरशिप पक्की करने को कहा था, लेकिन तुमने क्या किया? सूर्या ग्रुप की प्रोजेक्ट मैनेजर होने के नाते क्या यह पार्टनरशिप तुम्हारे लिए बस एक इशारे का खेल नहीं है? तुम माथुर बिल्डिंग मटेरियल्स को बर्बाद होते हुए देख सकती हो, लेकिन कोई मदद नहीं कर सकती। जब बात ऐसी है तो फिर तुम्हें माथुर परिवार के पुराने घर पर कब्जा क्यों बनाए रखना चाहिए? दादाजी ने कहा है, आज से तुम्हारा पूरा परिवार माथुर खानदान से बेदखल किया जाता है। वहां मौजूद भीड़ में सारे के सारे माथुर परिवार के ही लोग थे, जो बस तमाशा देखने आए थे। उनमें से एक भी इंसान कुछ बोलने के लिए आगे नहीं आया, बल्कि वे सब मजे लेकर इस सीन को देख रहे थे। इंसानी रिश्तों का ऐसा रूखापन वाकई हैरान करने वाला था। कमीनो, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी, ममता चिल्लाई और राहुल की तरफ झपट्टी। राहुल ने ताना मारा, अपनी औकात से ज्यादा उछल रही हो। इससे पहले कि ममता राहुल को छू भी पाती, 2 सिक्योरिटी गार्ड्स ने उसे कसकर पकड़ लिया। मेरी पत्नी को छोड़ दो। राजेंद्र भी दौड़कर आगे आया, लेकिन उसका भी वही हाल हुआ जो ममता का हुआ था। दूसरे चाचा, दादाजी ने कहा है कि अब से माथुर बिल्डिंग मटेरियल्स को मैं संभालूंगा, और जहां तक इस फाउंडर की बात है, तो वो कभी भी कंपनी में वापस लौटने का सपना देखना भूल जाए। हा 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 हा। राहुल अभी जीत के नशे में हंस ही रहा था कि तभी ईशा, जो पहले से ही गुस्से में थी, ने आगे बढ़कर उसके हाथ पर जोर से काट लिया। उसकी पागलों जैसी हंसी तुरंत एक दर्दनाक चीख में बदल गई, और वो जितना छुड़ाने की कोशिश करता, उसका काटना उतना ही दर्दनाक हो जाता। आह, मुझे छोड़ दे, तू कमीनी औरत! राहुल अचानक गुस्से से पागल हो गया और उसने ईशा के सिर पर मारने के लिए अपना मुक्का हवा में उठाया। जोर का छांटा पड़ा। जैसे ही उसका मुक्का नीचे गिरने वाला था, अचानक किसी ने उसकी कलाई को कसकर पकड़ लिया। इस वक्त उसका मुक्का ईशा के सिर से बस कुछ ही सेंटीमीटर दूर था। ईशा ने अपना गुस्सा निकाल लिया था। उसने ऊपर देखा तो उसे एक जाना पहचाना चेहरा नजर आया। वह चेहरा लाल था और खुद को ही कोस रहा था। जब वह उसकी तरफ देख रहा था और उसका एक हाथ अभी भी राहुल की कलाई को जकड़े हुए था। विराट! सामने खड़े इंसान को देखते ही राहुल ने दांत पीसते हुए चिल्लाकर कहा, मुझे छोड़ दे, वरना मुझे दोष मत देना। एक तेज खटखसाहट की आवाज आई। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, उसकी कलाई से हड्डी टूटने की एक तेज आवाज गूंज उठी, और उसके बाद एक भयानक दर्द उठा। राहुल दर्द से चीखने लगा। आह! उसकी यह चीख पूरे मोहल्ले में गूंज गई। धड़ाम! राहुल की इस दर्द भरी चीख के बावजूद विराट रुका नहीं। उसने राहुल को एक बार फिर इतनी जोर से लात मारी कि वह उड़ते हुए 7-8 मीटर दूर जाकर गिरा। राहुल की आंखें बंद हो गईं और वह तुरंत बेहोश हो गया। बस इतने में ही तुम्हारी हवा निकल गई। विराट चलकर राहुल के पास गया और उसकी नाक के नीचे जोर से दबाया। राहुल दर्द के मारे बेहोश हो चुका था, लेकिन इस दबाव ने उसे झटके से दोबारा होश में ला दिया। आह! होश में आते ही अपनी कलाई में उठते भयानक दर्द को महसूस करते हुए उसकी दर्द भरी चीख एक बार फिर से गूंज उठी। तमाशा देख रहे लोग यह सब देखकर पूरी तरह सन्न रह गए थे। जो अपनी जान प्यारी समझता है, वो यहां से दफा हो जाए। विराट जोर से दहाड़ा। किसी की भी वहां और रुकने की हिम्मत नहीं हुई, और वो सब अपनी जान बचाकर वहां से ऐसे भागे जैसे पीछे मौत पड़ी हो। कमीने इंसान, तेरी राहुल को मारने की हिम्मत कैसे हुई? बूढ़ा आदमी अब हमें कभी नहीं छोड़ेगा। यह सब तेरी गलती है, वरना हमें परिवार से कैसे बाहर निकाला जाता? यह सब सिर्फ और सिर्फ तेरी गलती है, सुअर के बच्चे! ममता ने अपना हाथ उठाते हुए कहा, लेकिन इससे पहले कि उसका हाथ नीचे गिरता, ईशा ने उसे बीच में ही रोक दिया और चिल्लाई, बहुत हो गया, चाहे कुछ भी हो जाए, आप दोनों को हमेशा सिर्फ अपने फायदे की पड़ी रहती है। माथुर परिवार ने हमारे साथ इतना बुरा बर्ताव किया है, और फिर भी आपको उनसे कोई उम्मीद बची है। ईशा बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई थी और उसके चेहरे पर लगातार आंसू बह रहे थे। विराट, मैं थक गई हूं। मुझे भी एक ऐसा इंसान चाहिए जो मेरे सामने खड़ा हो सके, जो मुझे हर आंधी तूफान से बचा सके। ईशा फूट फूट कर रोते हुए विराट के गले लग गई, मानो वह इन सालों में झेले गए सारे दुखों की भड़ास निकाल रही हो। विराट ने पहली बार ईशा को इतना उदास और अंदर से टूटा हुआ देखा था।
अपनी बाहों में अपनी मोहब्बत को इस कदर रोते देखकर विराट का दिल भी टूट गया। उसने कुछ नहीं कहा, बस ईशा को कसकर अपनी बाहों में जकड़े रखा। काफी देर बाद ईशा फाइनली शांत हुई। उसने हल्के से विराट को पीछे धकेला और अपनी लाल आंखों से देखते हुए बोली, तुमने पहले कहा था कि अगर मैं पूरी दुनिया भी मांग लूं तो तुम वो मुझे ला कर दोगे। क्या आज भी उस बात का वही मतलब है? विराट के रोंगटे खड़े हो गए। फिर उसने पूरी गंभीरता से कहा, उसका मतलब हमेशा वही रहेगा। इतना कहने के बाद विराट मुड़ा और वहां से चला गया। बादलों की गड़गड़ाहट हुई। आसमान में एक तेज बिजली चमकी और जोरदार बारिश शुरू हो गई। उस परछाई को धीरे धीरे बारिश में गायब होते देख ईशा अपने अंदर के दर्द को और नहीं दबा पाई और फिर से फूट फूट कर रोने लगी। विराट तो बस एक बर्बाद हो चुके खानदान का बचा हुआ टुकड़ा है। तुम उस पर भरोसा कैसे कर सकती हो? तुम्हें पूरी दुनिया लाकर देने वाली वो सारी बातें बकवास हैं। ममता जिद पर अड़ी रही। ईशा, अपनी मां की बात सुनो। अभी जाओ और अपने दादाजी के पैरों में गिरकर उनसे भीख मांगो कि वो हमें एक और मौका दे दें। हम उनकी हर शर्त मानने को तैयार हैं, बस वो हमें परिवार से बेदखल न करें। अभी जाओ, इसी वक्त जाओ। राजेंद्र ने भी उस पर जोर डाला। ईशा, मैं तुमसे मिन्नतें करता हूं, जाकर अपने दादाजी से भीख मांगो। अगर हम इस परिवार में टिके रहे तभी हम कंपनी को वापस पाने की उम्मीद कर सकते हैं। माथुर बिल्डिंग मटेरियल्स मेरी जिंदगी भर की कमाई है। हम उसे ऐसे ही हाथ से नहीं जाने दे सकते। इस वक्त भी उसके मां बाप उसे भीख मांगने पर मजबूर कर रहे थे। वह पूरी तरह से टूट चुकी थी और गहरी निराशा के साथ बोली, ठीक है, मैं अभी जाकर उनसे भीख मांगती हूं। इतना कहकर वह तेज बारिश में ही बाहर दौड़ पड़ी। माथुर परिवार के घर पर भवानी माथुर के विला के सामने ईशा घुटनों के बल जमीन पर बैठी थी। बारिश ने उसे अंदर तक भिगो दिया था और हवा इतनी तेज और ठंडी थी कि हड्डियां तक कांप रही थीं। लेकिन इस पल उसका शरीर जो कुछ भी झेल रहा था वह उसके दिल में हो रहे दर्द के सामने कुछ भी नहीं था। दादाजी, प्लीज मुझे एक और मौका दे दीजिए। आप जो कहेंगे मैं वो करूंगी, बस आप हमें अपने परिवार से बाहर मत निकालिए। ईशा ने बुरी तरह गिड़गिड़ाते हुए कहा। उसका शरीर बुरी तरह झूल रहा था। अगर उसकी मजबूत इच्छा शक्ति न होती तो वह बहुत पहले ही गिर चुकी होती। भवानी माथुर ईशा से सिर्फ एक दरवाजे की दूरी पर था, लेकिन वह ऐसा बर्ताव कर रहा था जैसे उसने कुछ देखा या सुना ही ना हो। वह ईशा की उस गिड़गिड़ाहट का कोई जवाब नहीं दे रहा था। मालिक, डॉक्यूमेंट्स प्रिंट हो गए हैं। तभी बूढ़ा बटलर अपने हाथों में डॉक्यूमेंट्स का एक बंडल पकड़े भवानी माथुर के पास आया और हल्का सा झुककर बोला, इसका ऐलान कर दो। भवानी माथुर ने बड़ी बेरहमी से कहा। चरमराने की आवाज के साथ भवानी माथुर का दरवाजा आखिरकार खुल ही गया। वह सफेद बालों वाला बूढ़ा बटलर दरवाजे पर आया। उसने एक डॉक्यूमेंट उठाया और जैसे किसी पुराने जमाने का राजा कोई फरमान सुना रहा हो वैसे ही जोर से चिल्लाते हुए बोला, फैमिली मीटिंग में लंबी बातचीत के बाद सभी की सहमति से यह फैसला लिया गया है कि राजेंद्र और उसकी बेटी ईशा को परिवार से बेदखल किया जाता है और उनका नाम परिवार के रजिस्टर से काट दिया गया है। आज से यह आदेश लागू होता है। आसमान में एक जोरदार गड़गड़ाहट हुई। आसमान में कई बार तेज बिजलियां चमकीं, मानो वो आसमान को फाड़ देना चाहती हों, और बारिश का जोर और भी ज्यादा बरत गया। ईशा, जिसके दिल में भवानी माथुर को लेकर अभी भी एक छोटी सी उम्मीद बाकी थी, वह इस डॉक्यूमेंट की बात सुनकर बुरी तरह कांप उठी और जमीन पर गिर पड़ी। तभी पलक झपकते ही वहां एक साया नजर आया और उसने उसे कसकर अपनी बाहों में भर लिया। दादाजी, क्या आप सच में हमें परिवार से निकाल रहे हैं और हमारा नाम परिवार के रजिस्टर से हटा रहे हैं? मैंने और मेरे पापा ने आखिर ऐसी क्या गलती कर दी? आप हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्यों? मुझे बताइए, आखिर क्यों? शुरुआती सदमे से बाहर आने के बाद ईशा पागलों की तरह चीखते हुए रोने लगी। उसके बगल में खड़े विराट की आंखों में खून उतर आया था। उसकी ठंडी और कातिलाना नजर माथुर परिवार के एक एक इंसान को घूर रही थी। गुरुजी, इन लोगों की गुरु पत्नी के साथ ऐसा बर्ताव करने की हिम्मत कैसे हुई? मैं अभी जाकर इन सबको खत्म कर देता हूं। रुद्र गुस्से में दहाड़ा और आगे बढ़ने ही वाला था। रुक जाओ! विराट जोर से चिल्लाया।
बारिश की बूंदें उसके बालों और गालों से फिसलकर नीचे गिर रही थीं। उसने बहुत ही प्यार से उस बेजान और कमजोर हो चुकी ईशा को अपनी बाहों में उठाया, पीछे मुड़ा और अपने कदमों को आगे बढ़ाते हुए वहां से चलने लगा। तभी उसके गले से एक बेहद खौफनाक आवाज गूंजी, एक दिन ऐसा आएगा जब जिन्हें उन्होंने आज बेदखल कर दिया है, उन्हें राजसी पालकी में बिठाकर वापस लाया जाएगा। वो तीनों धीरे धीरे उस तूफानी बारिश में आंखों से ओझल हो गए। उनके वहां से जाते ही वह बूढ़ा बटलर भागता हुआ अंदर आया। मालिक, गजब हो गया है, बहुत बुरा हुआ है। अभी अभी कोर्ट ने माथुर बिल्डिंग मटेरियल्स के गोदाम को सील कर दिया है और सारे शिपमेंट को जबरदस्ती रोक दिया गया है। भवानी माथुर झटके से खड़ा हो गया। उसने उस बूढ़े बटलर का कॉलर पकड़ा और चिल्लाकर बोला, तूने क्या कहा? गोदाम सीज कर दिया गया है? उस बूढ़े बटलर ने घबराहट में सिर हिलाया। सिर्फ गोदाम ही सील नहीं हुआ है, बल्कि बैंक का भी कॉल आया है कि उन्हें अपना लोन वापस चाहिए। वे कह रहे हैं कि हमारी कंपनी अब बहुत बड़े क्रेडिट रिस्क पर है और हमें आज ही सारा लोन चुकाना होगा। एक बिल्डिंग मटेरियल्स कंपनी के लिए उसके माल की डिलीवरी रुक जाना मौत के फरमान जैसा होता है। लेकिन अब तो सिर्फ गोदाम ही सील नहीं हुआ था, बल्कि उन पर तुरंत लोन चुकाने का भी भारी दबाव डाला जा रहा था। बुरी खबरों के इन झटकों ने भवानी माथुर को आसमान से गिरती हुई बिजली की तरह मारा और वह पूरी तरह से सन्न रह गया। बूढ़े बटलर ने अपनी बात जारी रखी, गोदाम सीज हो गया है, हम माल सप्लाई नहीं कर पाएंगे और कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक हमें अपने पार्टनर्स को कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने की भारी भरकम पेनल्टी भी देनी पड़ेगी। मालिक, माथुर परिवार अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है। भवानी माथुर लड़खड़ाते हुए कई कदम पीछे हटा और जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ा। आखिर माथुर परिवार ने ऐसे कौन से ताकतवर इंसान से पंगा ले लिया है? दादाजी, राहुल ने घबराते हुए कहा और तुरंत लड़खड़ाते हुए भवानी माथुर को सहारा दिया। काफी देर बाद भवानी माथुर को होश आया। गोदाम सील कर दिया गया है, बैंक वाले अपना लोन मांग रहे हैं, जरूर इन सबके पीछे किसी का हाथ है। आखिर वो कौन है? राहुल ने दांत पीसते हुए कहा, हमारा सारा पैसा कच्चे माल में फंसा हुआ है। गोदाम के सील होने से हम कुछ भी भेज नहीं पाएंगे। हमें कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने का भारी जुर्माना भरना पड़ेगा। दादाजी, माथुर परिवार सच में बर्बाद हो गया। चटाक! भवानी माथुर ने राहुल के गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। शुक्र है कि मैंने माथुर परिवार की जिम्मेदारी तुम्हारे हाथों में नहीं दी। इतना बुजदिल इंसान माथुर परिवार का बेटा कैसे हो सकता है? इतनी जल्दी हार मान ली? इस तमाचे ने राहुल को होश में ला दिया। उसने तुरंत कहा, दादाजी, मुझसे गलती हो गई। मैं कभी हार नहीं मानूंगा। मैं माथुर परिवार को फिर से खड़ा करके दिखाऊंगा। यह हुई ना मेरे पोते वाली बात। तुम्हें हर काम में अपना दिमाग चलाना होगा। तुम्हें आखिरी दम तक हार नहीं माननी चाहिए। यह देखकर कि राहुल फाइनली समझ गया है, भवानी माथुर को तसल्ली हुई। कुछ देर सोचने के बाद राहुल बोला, दादाजी, मुझे लगता है कि अब हमें दो काम करने होंगे। पहला, हमें अपने पार्टनर्स को समझाने का कोई रास्ता निकालना होगा और उनसे कुछ और दिनों की मोहलत मांगनी होगी। दूसरा, हमें पहले पैसों की प्रॉब्लम सॉल्व करनी होगी और लोन की भरपाई करनी होगी। हालांकि राहुल की बातों में दम था, लेकिन भवानी माथुर अभी भी टेंशन में लग रहा था। तुम्हारा सोचना सही है। पार्टनर्स को संभालना आसान है, लेकिन पैसों का इंतजाम करना बहुत मुश्किल है। जब बैंक ही हमें लोन देने को तैयार नहीं है, तो बाकी लैंडर्स की तो बात ही छोड़ दो। दादाजी, कोई है जो हमारी मदद कर सकता है? मैंने सुना है कि मेरे दूसरे चाचा और चाची के पास कम से कम 1 करोड़ रुपए हैं। राहुल की आंखें चमक उठीं। यह सुनकर भवानी माथुर को यकीन नहीं हुआ। 1 करोड़? तुम्हारे दूसरे चाचा के पास 1 करोड़ रुपए हैं? माथुर परिवार की कुल प्रॉपर्टी 20 करोड़ से भी कम थी और उसमें से भी ज्यादातर हिस्सा फिक्स्ड एसेट्स में था। कैश तो उनके पास ना के बराबर था। अगर यह पैसा मिल जाता तो उनका प्रेशर काफी हद तक कम हो जाता। यह सच है दादाजी। बैंक में काम करने वाले मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया कि आज सुबह दूसरे चाचा और चाची ने पूरे 1 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए हैं। राहुल ने जल्दी से कहा। भवानी माथुर खुशी से उछल पड़ा और बोला, अभी जाकर अपने दूसरे चाचा को ढूंढो और उससे कहो कि अगर वो यह पैसा हमें दे दे तो हमारी सारी मुसीबतें खत्म हो जाएंगी।
और वे सब परिवार में वापस आ सकते हैं। राहुल एक पल के लिए हिचकिचाया और बोला, दादाजी, क्या वे इसके लिए मानेंगे? भवानी माथुर ने एक ठंडी सांस छोड़ी। उन्हें मानना ही पड़ेगा। उनके पास भला 1 करोड़ रुपए कहां से आ सकते हैं? पक्का तुम्हारी दादी ने मरने से पहले उनके लिए छोड़ दिए होंगे। इस पैसे का पहला वारिस मैं हूं। अगर वे मुझे नहीं देंगे तो मैं खुद इसे उनसे छीन लूंगा। राहुल ने झट से कहा, दादाजी, मैं समझ गया। शांति कुंज में माथुर परिवार के पुराने घर में पूरा घर बिखरा पड़ा था। राहुल और उसके आदमियों ने घर में इस्तेमाल होने वाली हर चीज को तहस नहस कर दिया था। राजेंद्र और ममता दरवाजे पर खड़े थे। उनकी आंखें लाल सुर्ख हो रही थीं। राजेंद्र, अब हम कहां रहेंगे? ममता ने अचानक पूछा। कुछ देर सोचने के बाद राजेंद्र बोला, क्यों ना हम माया के दिए हुए 1 करोड़ रुपयों में से कुछ पैसे निकालकर एक नया घर खरीद लें। बिल्कुल नहीं। सबको हैरान करते हुए ममता ने तुरंत विरोध किया। उसके चेहरे पर लालच साफ झलक रहा था। वो पैसा मेरा है और किसी को भी उसे छूने की इजाजत नहीं है। तुम। राजेंद्र ने गुस्से में अपने दांत पीस ली। तभी कदमों की आहट सुनाई दी और राहुल 2 सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ घर में घुसा। तुम यहां क्यों आए हो? राजेंद्र का चेहरा तुरंत सख्त हो गया। राहुल ने मुस्कुराते हुए राजेंद्र की तरफ देखा। दूसरे चाचा दादाजी ने मुझे आपसे थोड़े पैसे उधार मांगने भेजा है ताकि कंपनी इस बुरे वक्त से बाहर निकल सके। राजेंद्र ने रूखेपन से कहा, हमें पहले ही परिवार से निकाल दिया गया है। तुम्हारी मुसीबतों से मेरा क्या लेना देना? दूसरे चाचा, हम एक ही खून हैं और दादाजी घर के बड़े हैं। उन्होंने जो भी किया उसके पीछे कोई वजह होगी। लेकिन आप माथुर परिवार को ऐसे ही बर्बाद होते हुए तो नहीं देख सकते ना। राहुल मुस्कुराया, फिर बड़ी चालाकी से बोला, मैंने सुना है कि दादी ने मरने से पहले आपको 1 करोड़ रुपए दिए थे। कानून के हिसाब से दादाजी ही उस पैसे के पहले वारिस हैं, इसलिए आपको वो पैसे सौंपने ही पड़ेंगे। ममता ने तुरंत पलटकर कहा, बकवास। वो 1 करोड़ रुपए साफ साफ नाइट रोज की माया के जरिए दिए गए मेडिकल खर्चे का हर्जाना था। इसका तुम्हारी दादी से क्या लेना देना? राजेंद्र ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। राहुल खुशी से मुस्कुराया, जैसा मैंने सोचा था, आपके पास सच में 1 करोड़ रुपए हैं। तब जाकर ममता को एहसास हुआ। राहुल ने चालाकी से उसे सच उगलवा लिया था। दूसरी चाची, नाइट रोज की माया मायापुरी के सबसे अमीर आदमी महेश की चचेरी बहन है। उसके रुतबे को देखते हुए वो आपको मेडिकल खर्चे के लिए हर्जाना क्यों देगी? राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर आप मुझसे पूछें तो ये पैसे दादी ने ही आपके लिए छोड़े होंगे। दादाजी ने कहा है कि अगर आप वो पैसे दे दें तो वो आपको परिवार में वापस लौटने की परमिशन दे देंगे। अगर बूढ़े दादाजी खुश हो गए तो न सिर्फ आप परिवार में लौट सकती हैं, बल्कि हो सकता है कि वो परिवार के मुखिया की कुर्सी भी दूसरे चाचा को सौंप दें। माथुर बिल्डिंग मटेरियल्स की प्रॉपर्टी 20 करोड़ के करीब है। अगर दूसरे चाचा खानदान के वारिस बन गए तो क्या इसका मतलब यह नहीं होगा कि आप 20 करोड़ की मालकिन बन जाएंगी? 20 करोड़ के लिए 1 करोड़ का सौदा कोई बुरा नहीं है। राहुल इस जोड़े की रग रग से वाकिफ था। थोड़ी सी चाल चलते हुए उसने माथुर बिल्डिंग मटेरियल्स की प्रॉपर्टी का लालच देकर परिवार के मुखिया की कुर्सी का वादा कर दिया। जैसा कि उसने सोचा था, ममता साफ तौर पर इस लालच में आ गई थी। वो एक्साइटेड दिख रही थी, मानो जो भी वादे किए गए थे वो सब पहले से ही उसके हो चुके हों। राजेंद्र, क्या तुमने सुना? पिताजी चाहते हैं कि तुम परिवार के वारिस बनो। ममता बेहद खुश थी और उसे समझाने ही वाली थी कि राजेंद्र ने बीच में टोकते हुए कहा, माथुर परिवार, मैं इस जन्म में उनके पास कभी वापस नहीं जाऊंगा। भवानी माथुर ने उन्हें बार बार परिवार से निकालने की धमकियां दी थीं और अब तो उसने उन्हें बेदखल करने का एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट भी जारी कर दिया था। उसने माथुर परिवार से पूरी तरह से हर उम्मीद छोड़ दी थी। राजेंद्र, तुम ये क्या कह रहे हो? यही तो हमारा इकलौता मौका है। इससे पहले कि ममता अपनी बात पूरी कर पाती, राजेंद्र चिल्लाया, तुम क्या सोच रही हो? क्या तुम्हें सच में लगता है कि वे मुझे परिवार का वारिस बनने देंगे? वह आमतौर पर शांत रहता था और बहस नहीं करता था, इसलिए नहीं कि वह कमजोर था,
बल्कि इसलिए क्योंकि वह घर की शांति बनाए रखने के लिए अपनी पत्नी से लड़ना नहीं चाहता था। लेकिन किसे पता था कि उसकी पत्नी इस कदर बदतमीज हो जाएगी और अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक गिर जाएगी। ममता भी सन्न रह गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि राजेंद्र, जो कभी पलटकर जवाब नहीं देता था या लड़ता नहीं था, वो आज उसका विरोध करने की हिम्मत करेगा। काफी देर बाद उसे होश आया और वो जोर जोर से रोने लगी। चिल्लाते हुए बोली, मैं अब इस घर में नहीं रह सकती, मुझे तलाक चाहिए। ठीक है, तो चलो तलाक ले लेते हैं, कौन किससे डरता है? राजेंद्र ने बिना डरे कहा। क्या आप मुझे वो 1 करोड़ रुपए देंगे या नहीं? मुझे सीधा सीधा जवाब दीजिए। मेरे पास आपका ये ड्रामा देखने का टाइम नहीं है, राहुल ने ताना मारते हुए कहा। उसकी नजर में ममता और राजेंद्र बस नाटक कर रहे थे। निकल जाओ, राजेंद्र जोर से दहाड़ा। अभी के अभी यहां से दफा हो जाओ। मुझे तुम्हारे इस घटिया माथुर परिवार की कोई परवाह नहीं है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज तो आपको हां करनी ही पड़ेगी, चाहे आपको पसंद हो या ना हो। राहुल ने एक भौं चढ़ाई और सीधा ऑर्डर दिया, इनकी तलाशी लो। राहुल का ऑर्डर मिलते ही दोनों सिक्योरिटी गार्ड्स ने राजेंद्र और ममता को जमीन पर पटक कर पकड़ लिया। जल्द ही उन्हें ममता की जेब से एक बैंक कार्ड मिल गया। राहुल की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा जब बैंक कार्ड के साथ साथ उसे एक पर्ची भी मिली जिस पर पिन लिखा हुआ था। क्या बेवकूफ औरत है, राहुल ने मजे लेते हुए कहा, फिर जोर से हंसा। इन पैसों से माथुर परिवार का बुरा वक्त टल जाएगा। राहुल, तुम वहीं रुक जाओ। ममता घबरा गई और बैंक कार्ड छीनने के लिए आगे झपट्टी। लेकिन राहुल अपने साथ 2 बॉडीगार्ड्स लेकर आया था। वो कैसे कामयाब हो पाती? वो बस बेबस होकर देखती रही और राहुल ने वो बैंक कार्ड ले लिया। यह सब तुम्हारी गलती है बेशर्म औरत। तुम्हें सबके सामने दिखावा करने का शौक था और अब देखो क्या हो गया। हम सब कंगाल हो गए। राजेंद्र ने ममता के गाल पर जोरदार चांटा मारा और गुस्से से चिल्लाया, राजेंद्र, तुम्हारी मुझे मारने की हिम्मत कैसे हुई? ममता ने अपना चेहरा पकड़ लिया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। क्या मुझे तुम्हें नहीं मारना चाहिए था? 1 करोड़ रुपए ऐसे ही चले गए। अगर माया तुम्हारे पीछे पड़ गई तो तुम क्या करोगी? राजेंद्र ने उसे डांटा। ममता को फाइनली हालात की गंभीरता समझ में आई और उसने राजेंद्र का हाथ पकड़ते हुए कहा, हनी, क्या राहुल ने यह नहीं कहा था कि अगर हम वो 1 करोड़ रुपए सौंप दें तो वो हमें परिवार में वापस लौटने देगा और यहां तक कि तुम्हें मुखिया भी बना देगा? चलो अभी चलकर दादाजी को ढूंढते हैं और उनसे माफी मांगते हैं। 1 करोड़ रुपयों के लिए हो सकता है वो परिवार के मुखिया की कुर्सी तुम्हें दे दें। राजेंद्र ने ममता को दूर धकेला और गुस्से में कहा, अब भी तुम इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती हो? माथुर परिवार हमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। इतना कहकर वो वहां से गुस्से में निकल गया। सूर्या ग्रुप, टॉप फ्लोर। विराट को पहले ही पता चल चुका था कि ईशा के घर पर अभी अभी क्या हुआ था। उसे माया के दिए हुए उन 1 करोड़ रुपए के हर जाने की कोई परवाह नहीं थी। लेकिन माथुर परिवार की हरकतों ने उनके लिए उसके सब्र का बांध तोड़ दिया था। चूंकि तुम लोग खुद मौत को दावत दे रहे हो तो मैं तुम्हें पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगा, विराट ने ठंडे स्वर में कहा। दूसरी तरफ ममता से बैंक कार्ड छीनने के बाद राहुल तुरंत माथुर बिल्डिंग मटेरियल्स लौट आया। दादाजी, मैंने खास तौर पर बैंक से चेक करवाया है और इस कार्ड में सच में 1 करोड़ रुपए हैं। राहुल ने बड़ी इज्जत के साथ वो बैंक कार्ड सौंप दिया। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। भवानी माथुर खुशी से हंस पड़ा, जैसा मैंने अपने सबसे होनहार पोते से उम्मीद की थी। इस 1 करोड़ के साथ हम माथुर परिवार के बुरे वक्त को खत्म करने से ज्यादा दूर नहीं हैं। एक बार जब माथुर परिवार इस मुसीबत से बाहर आ जाएगा तो मैं एक ताकतवर माथुर परिवार तुम्हारे हाथों में सौंप दूंगा। राहुल एक पल के लिए रुका और फिर उसे समझ आया कि भवानी माथुर एक पीढ़ी को छोड़कर सीधे उसे परिवार के मुखिया की कुर्सी सौंपने का इरादा रखता है। थैंक यू दादाजी, उसने जल्दी से कहा और जोश में आगे बोला, दादाजी, मैं आपको कभी निराश नहीं करूंगा। भवानी माथुर ने राहुल की पीठ थपथपाई। शाबाश, दादाजी को पूरा यकीन है कि तुम्हारे हाथ में आने के बाद एक दिन माथुर परिवार मायापुरी के टॉप पर खड़ा होगा। दादा पोता अभी भविष्य के हसीन सपने देख ही रहे थे
कि सेक्रेटरी अंदर आई। चेयरमैन सर, मैनेजर नायर आए हैं, बिल्कुल सही टाइम पर। भवानी माथुर तुरंत खुश हो गया और जल्दी से बोला, राहुल, मेरे साथ चलो और मैनेजर नायर का स्वागत करो। परिवार का बिजनेस संभालने के बाद तुम्हें कई बार मैनेजर नायर से डील करनी पड़ेगी। मुझे डर है कि अब वो मौका कभी नहीं मिलेगा। इससे पहले कि दादा पोते दरवाजे के बाहर कदम रखते, उन्हें एक ठंडी आवाज सुनाई दी, जिसके बाद मैनेजर नायर के पीछे कई लोग अंदर आते हुए दिखाई दिए। मैनेजर नायर, आप तो शर्मिंदा कर रहे हैं। आप हमारे माथुर परिवार के लिए एक मसीहा की तरह हैं। भला हमें आपसे डील करने का मौका क्यों नहीं मिलेगा? भवानी माथुर जल्दी से आगे बढ़ा। उसके चेहरे पर चापलूसी साफ नजर आ रही थी। हम्फ। बैंक मैनेजर नायर ने भवानी माथुर को ठंडी नजरों से घूरा, फिर अपने बगल में खड़े यूनिफॉर्म वाले दो स्टाफ मेंबर्स की तरफ मुड़कर बोला, माथुर परिवार ने लोन एग्रीमेंट तोड़ा है। हमारे बैंक ने कोर्ट में मुकदमा दर्ज कर दिया है और हमने आपको सारे पक्के सबूत भी दे दिए हैं। अब आगे का काम आप पर छोड़ता हूं। तब जाकर भवानी माथुर का ध्यान इस बात पर गया कि बैंक मैनेजर नायर के साथ आए वो दो लोग असल में कोर्ट से थे। बैंक मैनेजर नायर की बातों ने उसे डरा दिया और उसने घबराते हुए कहा, बैंक मैनेजर नायर, हमने 1 करोड़ रुपए का इंतजाम कर लिया है और हम आपके बैंक का लोन चुकाने वाले हैं। हम आप पर 2 करोड़ का उधार है। भला इस 1 करोड़ से क्या होगा? बैंक मैनेजर नायर ने सख्ती से कहा। भवानी माथुर ने अपने माथे से ठंडा पसीना पोंछा और हाथ जोड़ते हुए कहा, मैनेजर नायर, हम बाकी का 1 करोड़ जल्द से जल्द चुकाने का कोई रास्ता निकालेंगे। प्लीज हमें कुछ और दिनों की मोहलत दे दीजिए। भवानी माथुर, क्या आपको सच में लगता है कि हमारा बैंक आपके माथुर परिवार का कोई एटीएम है, या फिर आपको लगता है कि मुझे बेवकूफ बनाना आसान है? मैनेजर नायर ने ठंडे लहजे में कहा, माथुर बिल्डिंग मटेरियल्स का गोदाम सीज हो चुका है। अगर आपको और टाइम मिल भी जाए तो आप लोन चुकाने के लिए किस चीज का इस्तेमाल करेंगे? भवानी माथुर, मायापुरी बैंक ने हमारी कोर्ट में केस कर दिया है। अब नियमों के मुताबिक हमारी कोर्ट आपके और लोन गारंटर के सारे बैंक अकाउंट्स के पैसों को फ्रीज कर देगी और गिरवी रखी गई सारी प्रॉपर्टी को सील कर देगी। फैसला आने के बाद हमारी कोर्ट कानून के मुताबिक आदेश लागू करेगी, जिसमें बैंक के लोन के नुकसान की भरपाई के लिए डिपॉजिट्स को जब्त करना और गिरवी रखी गई प्रॉपर्टी की नीलामी करना शामिल है। भवानी माथुर लड़खड़ाते हुए कई कदम पीछे हटा और सोफे पर धड़ाम से बैठ गया। राहुल भी यह सब देखकर सन्न रह गया। ऐसा कैसे हो सकता है? जल्द ही माथुर बिल्डिंग मटेरियल्स को सीज कर दिया गया और दरवाजों पर ताले लग गए। कुछ ही पल पहले दादा और पोता एक सुनहरे भविष्य के सपने देख रहे थे, लेकिन अब माथुर परिवार की सबसे बड़ी कंपनी सीज हो चुकी थी। दादाजी, क्या हमने किसी से पंगा ले लिया है? राहुल ने माथुर बिल्डिंग मटेरियल्स की बिल्डिंग के नीचे अचानक पूछा। भवानी माथुर ने राहुल को घूरा, एक पल के लिए सन्न रहा और फिर अचानक उसे कुछ समझ में आया। छकड़ाक! उसने राहुल के गाल पर एक जोरदार चांटा मारा और गुस्से में बोला, यह सब तुम्हारे घटिया आइडिया का नतीजा है। अगर तुमने अपने दूसरे चाचा और चाची से वो 1 करोड़ रुपए नहीं चुराए होते तो माथुर बिल्डिंग मटेरियल्स कैसे सीज हो सकता था? दादाजी, क्या आपने इसके लिए हां नहीं कहा था? राहुल ने चिढ़ते हुए कहा। चटाक! एक और जोरदार चांटा पड़ा और भवानी माथुर ने गुस्से में कहा, तुम्हारी मुझसे जुबान लड़ाने की हिम्मत कैसे हुई? यह सब जरूर इसलिए हुआ है क्योंकि तुमने अपने दूसरे चाचा और चाची के पैसे चुरा लिए, जिसके कारण ईशा ने सूर्या ग्रुप के चेयरमैन विराट से मदद मांगी और इसी वजह से बैंक मैनेजर नायर ने हम पर केस कर दिया। उसने सारा इल्जाम राहुल पर डाल दिया और यह बिल्कुल भी मेंशन नहीं किया कि राहुल ने जो कुछ भी किया था वो उसी की परमिशन से किया था। दादाजी, आई एम सॉरी, मुझे पता है मेरी गलती थी। राहुल ने गुस्से से भरे चेहरे और लाल आंखों के साथ कहा, दादाजी, अब हमें क्या करना चाहिए? कुछ देर सोचने के बाद भवानी माथुर बोला, अभी जाकर ईशा को ढूंढो और उसे हाथ जोड़कर विनती करो कि वो माथुर परिवार को एक मौका दे। अगर वो माथुर परिवार को छोड़ने के लिए तैयार हो जाती है, तभी इस परिवार के बचने का कोई रास्ता निकलेगा। जी दादाजी, राहुल ने गुस्से से भरे चेहरे के साथ कहा। लेकिन उसे भी यह बात पता थी
कि अब सिर्फ ईशा ही माथुर परिवार को बचा सकती है। उसी वक्त सूर्या ग्रुप के चेयरमैन के ऑफिस में, चेयरमैन सर, आपने जो काम कहा था वो हो गया है। प्रकाश डेस्क के सामने खड़ा था और उसने बड़े ही सम्मान के साथ कहा, बस आपका ऑर्डर मिलते ही माथुर परिवार को पलक झपकते ही मिट्टी में मिला दिया जाएगा। विराट ने बड़ी शांति से कहा, मैंने कहा था कि जिन्हें वे आज बेदखल कर रहे हैं उन्हें 8 लोगों की राजसी पालकी भी वापस नहीं ला सकेगी। इतना कहने के बाद वह उठा और वहां से चला गया। जैसे ही उसने ऑफिस बिल्डिंग से बाहर कदम रखा, उसे एक जानी पहचानी शक्ल दिखाई दी। राहुल को 2 सिक्योरिटी गार्ड्स ने दरवाजे पर रोका हुआ था और वह बड़े इमोशनल होकर कह रहा था, मेरी बहन सच में आपकी कंपनी की प्रोजेक्ट मैनेजर है। मुझे उससे बहुत जरूरी काम है। प्लीज इस बार मुझे अंदर जाने दो, ठीक है? निकल जाओ यहां से। सिक्योरिटी गार्ड ने उसे धक्का देकर एक तरफ कर दिया। राहुल का बैलेंस बिगड़ा और वह लगभग गिरने ही वाला था। मिस्टर विराट! तभी 2 सिक्योरिटी गार्ड्स ने विराट को देखा और तुरंत सीधे खड़े हो गए। उनके चेहरों पर भारी इज्जत झलक रही थी। भले ही उन्हें विराट की असली पहचान नहीं पता थी, लेकिन वे इतना जानते थे कि उसकी मौजूदगी में प्रकाश भी जी हुजूरी करने लगता था। राहुल सन्न रह गया। उसे तो सूर्या ग्रुप के मेन गेट से अंदर भी नहीं जाने दिया जा रहा था और विराट न सिर्फ शान से बाहर निकल रहा था, बल्कि सिक्योरिटी गार्ड्स भी उसके सामने इतने अदब से खड़े थे। विराट! अपने दुश्मन को सामने देखकर राहुल की आंखों में नफरत की आग भड़क उठी। उसकी दाहिनी कलाई, जिस पर प्लास्टर चढ़ा हुआ था, विराट ने ही तोड़ी थी। सूर्या ग्रुप मायापुरी की टॉप कंपनी है। यहां किसी भी हैरे गहरे को तमाशा खड़ा करने की हिम्मत मत करने देना। विराट ने राहुल की तरफ एक नजर भी नहीं देखा और बस ये शब्द बोलकर वहां से मुड़कर चल दिया। विराट, तू किसे ऐरा गहरा बोल रहा है? राहुल गुस्से में जोर से चिल्लाया। हेड सिक्योरिटी गार्ड, जो बहुत तेज दिमाग का था, वह तुरंत आगे बढ़ा और उसने राहुल का रास्ता रोकते हुए विराट से कहा, मिस्टर विराट, प्लीज रुकिए। हम इस कचरे को अभी ठिकाने लगाते हैं। मुझे छोड़ो। विराट लंबे लंबे कदम बढ़ाता हुआ चला गया और पीछे से राहुल की गुस्से से भरी चीखें आती रहीं। कमीने इंसान, तेरी मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई? तू खुद अपनी मौत को बुलावा दे रहा है। 2 सिक्योरिटी गार्ड्स गुस्से में चिल्लाए और उन्होंने राहुल पर मुक्कों की बरसात कर दी। राहुल आखिरकार खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर पड़ा और प्लास्टर चुरही उसकी कलाई एक बार फिर टूट गई। वह सूर्या ग्रुप से बहुत दूर जाकर छिप गया। उसका चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था और चोटों से नीला पीला होने के बावजूद वह दांत पीसते हुए गुर्राया, विराट, मैं तुझे जान से मार दूंगा। उसने पूरी दोपहर सूर्या ग्रुप के गेट पर नजर गड़ाए हुए बिता दी थी, इस डर से कि कहीं ईशा उसकी नजरों से बचकर निकल न जाए। ऑफिस खत्म होने के आधे घंटे बाद फाइनली उसने ईशा को बाहर आते देखा। ईशा! राहुल चिल्लाया और भागता हुआ उसके पास गया। न जब ईशा ने राहुल की तरफ देखा तो उसकी आंखों में बर्फ जैसी ठंडक थी। ईशा, आज सुबह जो हुआ वो मेरी गलती थी। मुझे अंकल और आंटी का बैंक कार्ड नहीं लेना चाहिए था। इतना कहने के बाद राहुल ने जल्दी से बैंक कार्ड निकाला और ईशा की तरफ बढ़ाते हुए बोला, मैंने कार्ड में से एक भी पैसा नहीं छुआ है। मैं इसे अब तुम्हें वापस कर रहा हूं। दादाजी को भी अपनी गलती का एहसास हो गया है। उन्हें तुम्हें परिवार से बेदखल नहीं करना चाहिए था। वो चाहते हैं कि तुम और अंकल पुरानी सारी कड़वाहट भूलकर परिवार में वापस लौट आओ। दादाजी ने यह भी कहा है कि अगर तुम माथुर परिवार को माफ कर दो तो वो अंकल को खानदान का बिजनेस सौंप देंगे और यहां तक कि अपना विला भी छोड़कर तुम्हारे नाम कर देंगे ताकि तुम लोग आगे से वहां रह सको। माथुर परिवार को छोड़ दूं? ईशा हैरान थी। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि सुबह विराट के उसे बारिश से निकालकर ले जाने के बाद माथुर परिवार के साथ क्या क्या हो चुका था। ईशा, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं, प्लीज माथुर परिवार को एक और मौका दे दो। प्लीज चेयरमैन, विराट से कहो कि वो माथुर परिवार पर लगाई गई सारी सजाएं वापस ले लें, ठीक है? राहुल की आंखें लाल हो गई थीं। जैसे ही विराट तुम्हें अपने साथ ले गया, कंपनी का गोदाम सीज हो गया। बैंक ने लोन की रकम वापस मांग ली
और फिर मायापुरी बैंक के प्रेसिडेंट नायर कोर्ट के लोगों को लेकर कंपनियां धमके। अब तो माथुर बिल्डिंग मटेरियल्स को भी सीज कर दिया गया है। अगर मायापुरी बैंक हमारे खिलाफ अपना केस वापस नहीं लेता है तो माथुर परिवार सच में बर्बाद हो जाएगा। तब जाकर ईशा को समझ में आया कि माथुर परिवार पर इतनी बड़ी मुसीबतें टूट पड़ी थीं। लेकिन फिर भी वह राहुल की मिन्नतों से पिघली नहीं। उसने खुद का मजाक उड़ाते हुए एक कड़वी मुस्कान के साथ कहा, मैंने तो कभी चेयरमैन विराट को देखा तक नहीं है, तो मैं तुम्हारी मदद के लिए उनसे भीख कैसे मांग सकती हूं? अगर मैं माथुर परिवार की मदद कर भी सकती तो भला मैं क्यों करूं? जब तुम लोगों ने हमें परिवार से बेदखल किया था तो क्या तुमने एक पल के लिए भी हमें माफ करने के बारे में सोचा था? अब तुम मेरे पास आकर भीख मांग रहे हो कि मैं तुम लोगों को छोड़ दूं। क्या तुम्हें खुद अपनी बातों पर हंसी नहीं आ रही? ईशा ने लाल आंखों से कहा और फिर बिना पीछे देखे मुड़कर वहां से चली गई। ईशा को वहां से जाते हुए देखकर राहुल का चेहरा धीरे धीरे खूंखार होता गया। तू कमीनी औरत, मैं तुझे इसकी कीमत चुकाने पर मजबूर कर दूंगा। भवानी माथुर ने उसे ईशा से मदद मांगने को कहा था, लेकिन वह तो सूर्या ग्रुप के अंदर घुस भी नहीं पाया। न सिर्फ विराट ने उसे बेइज्जत किया बल्कि सिक्योरिटी गार्ड्स ने भी उसे बुरी तरह पीटा। आखिरकार उसे ईशा से मिलने का मौका मिला, लेकिन उसने मदद करने से साफ मना कर दिया। राहुल की जिंदगी में यह पहली बार था जब उसे इतनी भयानक बेइज्जती झेलनी पड़ी थी। उसके दिमाग में अब कत्ल करने तक के ख्याल आ रहे थे। इससे पहले कि वह घर पहुंच पाता, उसे भवानी माथुर का कॉल आ गया। क्या हुआ उस काम का? आई एम सॉरी दादाजी, मैंने आपको निराश किया है, राहुल ने दांत पीसते हुए कहा। राहुल की बात खत्म होते ही फोन की दूसरी तरफ से किसी चीज के टूटने की जोर की आवाज आई। उसके तुरंत बाद भवानी माथुर के गुस्से से गुर्राने की आवाज आई। तुम किसी से एक छोटी सी मदद भी नहीं मांग सकते? मैंने तुम्हें सारे तरीके सिखा दिए और फिर भी तुम वो काम नहीं कर पाए। क्या तुम चाहते हो कि मैं खाना चबाकर तुम्हारे मुंह में डालूं? बेवकूफ कहीं के। राहुल गुस्से से पागल हो रहा था। उसने आज वैसे ही काफी बेइज्जती सह ली थी और अब उसका खुद का दादा भी उसे इस तरह गालियां दे रहा था। गुस्से में होने के बावजूद वो उस पर नहीं भड़का। आखिर भवानी माथुर ने जो वादा किया था वो अभी तक पूरा नहीं हुआ था, इसलिए वो बस अपने गुस्से को पी गया और अपनी फीलिंग्स को छुपा लिया। दादाजी, मैंने वैसा ही किया जैसा आपने कहा था, लेकिन वो घटिया औरत ईशा हमारी मदद करने को बिल्कुल तैयार नहीं है, राहुल ने कहा। यह सब सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम किसी काम के नहीं हो। तुमने बातों को सही से हैंडल नहीं किया और ईशा को गुस्सा दिला दिया। इसी वजह से वो नहीं मान रही है। अगर तुम ये काम नहीं कर सकते तो वापस घर मत आना। भवानी माथुर ने गुस्से में फोन काट दिया। 20 मिनट बाद शांतिकुंज के एंट्री गेट पर एक काले रंग की ऑडी A8 आकर रुकी। भवानी माथुर को खुद वहां आते देख राजेंद्र और ममता बुरी तरह घबरा गए। उन्हें लगा कि वो उन्हें हमेशा के लिए खत्म करने आया है। पिताजी, आप यहां कैसे? राजेंद्र ने नर्वस होकर पूछा। लेकिन अगले ही पल भवानी माथुर के बर्ताव ने उन्हें हैरान कर दिया। राजेंद्र, माथुर परिवार ने इन सालों में तुम्हारे साथ बहुत नाइंसाफी की है। कल से तुम माथुर बिल्डिंग मटेरियल्स में काम करना शुरू करोगे। मैंने जनरल मैनेजर की कुर्सी तुम्हारे लिए ही बचाकर रखी है। यह सुनते ही राजेंद्र और ममता दोनों खुशी से पागल हो गए। पिताजी, क्या आप सच कह रहे हैं? आप सच में चाहते हैं कि राजेंद्र माथुर बिल्डिंग मटेरियल्स में वापस आ जाए? ममता इतनी ज्यादा खुश थी कि उसके मुंह से ठीक से शब्द भी नहीं निकल रहे थे। भवानी माथुर एक मीठी सी स्माइल के साथ बोला, बिल्कुल सच कह रहा हूं। मैं खुद चलकर यहां आया हूं। भला यह झूठ कैसे हो सकता है? और हां, राहुल ने इस पुराने घर को तो तहस नहस कर ही दिया है। वहां एक खाली विला है। कल तुम लोग वहां शिफ्ट हो सकते हो। यह सब सुनकर दोनों पति पत्नी को ऐसा लग रहा था जैसे वे कोई सपना देख रहे हों। भवानी माथुर का बर्ताव पहले से बिल्कुल उल्टा था। यह सब कुछ इतना नकली लग रहा था कि यकीन ही नहीं हो रहा था। थैंक यू पिताजी, थैंक यू पिताजी। राजेंद्र और ममता ने जल्दी जल्दी उसे शुक्रिया कहा। उन्हें डर था कि कहीं बूढ़ा अपना मन न बदल ले। क्या ईशा अभी तक घर नहीं आई?
भवानी माथुर ने अचानक पूछा। राजेंद्र ने एक लंबी सांस ली। जब से ईशा ने सूर्या ग्रुप ज्वाइन किया है, वो हर दिन बहुत मेहनत कर रही है। अक्सर उसे ओवरटाइम करना पड़ता है, लेकिन अब उसके घर आने का टाइम हो गया है। मेरी पोती सच में बहुत मेहनत कर रही है, भवानी माथुर ने मुस्कुराते हुए कहा। तभी उसकी नजर आरव पर पड़ी, जो सीढ़ियों के ऊपर डरता हुआ छिपा खड़ा था और उसे ही देख रहा था। उसने पूछा, यह छोटा बच्चा जरूर ईशा का बेटा होगा, है ना? आरव, इधर आओ, परदादा को नमस्ते करो। ममता ने जल्दी से हाथ हिलाकर आरव को बुलाया। आरव ने पहले कभी भवानी माथुर को नहीं देखा था, इसलिए वह ममता की बाहों में छिप गया और डरते हुए बोला, मम्मी ने कहा है कि मैं अजनबियों से बात नहीं कर सकता, मैं इन्हें नहीं जानता। आरव की बात सुनकर राजेंद्र और ममता के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उन्हें डर लग रहा था कि कहीं भवानी माथुर गुस्सा ना हो जाए। ममता ने तुरंत डांटते हुए कहा, बदतमीज लड़के, इन्हें परदादा बोलो। आरव को बुरा लगा और उसने अपना मुंह खोलने से साफ मना कर दिया। ममता ने गुस्से से कहा, अगर तुमने इन्हें परदादा नहीं बोला तो मैं तुम्हें अभी इसी वक्त घर से बाहर निकाल दूंगी और मोहल्ले के आवारा कुत्तों से तुम्हें कटवा दूंगी। आरव और ईरा को पहले भी कुत्तों ने काटा था और ममता की बात सुनते ही आरव का चेहरा पीला पड़ गया और वह बुरी तरह कांपने लगा। मां, आप ये क्या करने जा रही हैं? ईशा अभी अभी घर पहुंची थी जब उसने ममता को आरव को डराते हुए सुना और उसका खून खौल उठा। मम्मी! आरव रोते हुए ईशा की बाहों में जा गिरा। मम्मी, आरव अच्छा बच्चा बनेगा और अजनबियों से बात नहीं करेगा, लेकिन नानी आरव को कुत्तों से कटवा देगी। ईशा ने ऐसा बर्ताव किया जैसे उसने भवानी माथुर को देखा ही ना हो और बहुत ही प्यार से बोली, आरव ने बिल्कुल सही किया, तुम्हें अजनबियों से बात नहीं करनी चाहिए। ईशा, तुम ये क्या बकवास कर रही हो? वो तुम्हारे दादाजी हैं। तुम अपने बच्चे को कैसी परवरिश दे रही हो? ममता उस मुर्गी की तरह भड़क उठी थी जिसे किसी ने छेड़ दिया हो और वह आगे बढ़कर ईशा को मारना चाहती थी। ईशा ने ताना मारते हुए कहा, मुझे तो परिवार से निकाल दिया गया है, तो फिर मैं किसकी पोती हूं? आरव, चलो अपने कमरे में चलते हैं। ईशा ने आरव को उठाया और भवानी माथुर की तरफ एक बार भी देखे बिना वहां से चली गई। भवानी माथुर ने अपने अंदर उठ रहे गुस्से के तूफान को किसी तरह दबाया और फिर भी चेहरे पर एक नकली मुस्कान लाते हुए बोला, ईशा, दादाजी को पता है कि उनसे गलती हुई है। मैं आज खास तौर पर यहां तुम्हारे परिवार से माफी मांगने आया हूं। मुझे उम्मीद है तुम अपने दादाजी को माफ कर दोगी। आज से हम सब फिर से एक परिवार हैं। ईशा अचानक रुक गई। उसकी आंखें हल्की सी लाल हो गईं। उसके दिल में भरा हुआ दुख आंसुओं के रूप में छलकने के लिए बेकरार हो रहा था। उस सुबह तेज बारिश में घुटनों के बल बैठकर गिड़गिड़ाने के उस सीन को याद करते हुए ईशा का दिल धीरे धीरे पत्थर होता जा रहा था। माथुर परिवार, मैं इस जन्म में उनके पास कभी वापस नहीं लौटूंगी। भवानी माथुर झटके से खड़ा हो गया। उसकी आंखें अभी भी लाल थीं और बोला, ईशा, दादाजी गलत थे। इतने सालों से दादाजी ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। आज दादाजी खुद चलकर तुमसे माफी मांगने आए हैं। मुझे उम्मीद है तुम दादाजी को माफ कर दोगी। अगर राहुल कंपनी में उससे मिलने नहीं गया होता तो शायद ईशा भवानी माथुर के इस ड्रामे से पिघल गई होती। भवानी माथुर को लगभग रोते हुए देखकर ईशा को उससे घिन आने लगी। इसमें कोई शक नहीं कि तुम दोनों दादा पोते हो। तुम दोनों के पैंतरे बिल्कुल एक जैसे हैं। पोता अभी अभी फेल होकर गया है और अब दादा ने मोर्चा संभाल लिया है। अगर तुम दोनों एक्टिंग में चले जाओ तो शायद ऑस्कर अवार्ड जीत लाओ। ईशा ने अपना ताना छिपाने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की। ईशा, तुम ये क्या बकवास कर रही हो? ममता गुस्से से पागल हो गई थी। यहां तक कि राजेंद्र भी यह सब बर्दाश्त नहीं कर पाया और गुस्से से बोला, तुम्हारे दादाजी खुद चलकर तुमसे माफी मांगने आए हैं। तुम एक छोटी बच्ची होकर उनसे और क्या चाहती हो? ईशा को गुस्सा नहीं आया। इसके बजाय उसने अपने माता पिता की तरफ देखा और पूछा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो इन्होंने तुम्हें पहले ही बता दिया होगा कि ये हमें परिवार में वापस बुलाना चाहते हैं और इन्होंने हमारे लिए बड़े बड़े ऊंचे ओहदे भी तैयार रखे हैं, है ना? तुम्हारा मतलब क्या है? राजेंद्र को दाल में कुछ काला नजर आने लगा।
भवानी माथुर का चेहरा भी बहुत अजीब हो गया था, लेकिन वह अभी भी पूरी ईमानदारी का दिखावा कर रहा था। ईशा, दादाजी को लेकर तुम्हारे मन में बहुत बड़ी गलतफहमी है। ठीक है, अब यह ड्रामा बंद भी होना चाहिए। तुम्हें जो भी कहना है वो सीधे सीधे कहो। मुझे बातों को गोल गोल घुमाना बिल्कुल पसंद नहीं है। ईशा काफी इरिटेट लग रही थी। भवानी माथुर को कोई शर्मिंदगी नहीं हुई। वो अभी भी ऐसे ही दिख रहा था जैसे वो रोने वाला हो। ईशा, अगर तुम हमारी मदद नहीं करोगी तो माथुर परिवार पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं, चेयरमैन विराट के पास जाओ और उनसे मिन्नतें करो कि वो माथुर परिवार को छोड़ दें, प्लीज। उस बूढ़े आदमी की बातें सुनकर राजेंद्र और ममता दोनों सन्न रह गए। भले ही वे अपने परिवार में वापस जाना चाहते थे, लेकिन वे बेवकूफ नहीं थे और उन्हें जल्दी ही समझ आ गया कि भवानी माथुर उस इंसान से बिल्कुल अलग बर्ताव कर रहा था जिसे वे जानते थे। अगर वे अब भी इस बात को नहीं समझ पा रहे थे तो वे सच में दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ कहलाते। हां, ईशा ने हंसते हुए ताना मारा, आप तो मुझे बहुत ऊंचा समझ रहे हैं। चेयरमैन विराट के रुतबे के सामने मेरी क्या औकात है? क्या आपको लगता है कि अगर मैं उनसे मिलने गई तो वो मेरी बात की कोई कद्र करेंगे? क्या ये इसलिए नहीं है क्योंकि तुम इस बात से चिढ़ी हुई हो कि मैंने तुम्हारे परिवार को बेदखल कर दिया था और राहुल ने तुम्हारे माता पिता का बैंक कार्ड तक चुरा लिया था, इसलिए तुम माथुर परिवार को बर्बाद करने के लिए सीधा चेयरमैन विराट के पास चली गई? भवानी माथुर ने पलटकर वार किया। मैंने तो आज तक चेयरमैन विराट को देखा तक नहीं है, ईशा ने कहा और फिर बिना पीछे मुड़े आरव को गोद में लेकर वहां से चली गई। ईशा, रुक जाओ। ईशा को वहां से जाते देखकर भवानी माथुर घबरा गया और जल्दी से बोला, अगर तुम चेयरमैन विराट से माथुर परिवार को छोड़ने की भीख नहीं मांगोगी तो माथुर परिवार सच में खत्म हो जाएगा। धड़ाम! दरवाजा जोर से बंद हुआ और ईशा आरव को लेकर वापस बेडरूम में चली गई। तुम! भवानी माथुर गुस्से से इतना लाल पीला हो गया था कि उसका चेहरा सफेद पड़ गया और उसने अपना दिल कसकर पकड़ लिया। यह देखकर ममता तुरंत आगे बढ़ी और बहुत ही प्यार से भवानी माथुर की पीठ थपथपाते हुए उसे तसल्ली दी। पिताजी, गुस्सा मत कीजिए, हमें थोड़ा सा और टाइम दीजिए और हम पक्का ईशा को मना लेंगे। टाइम? माथुर बिल्डिंग मटेरियल्स को पहले ही सीज कर दिया गया है। अगर आज रात तक यह मसला नहीं सुलझा तो बहुत देर हो जाएगी, भवानी माथुर ने गुस्से में कहा। माथुर परिवार की जो हालत आज है वो सिर्फ और सिर्फ ईशा की वजह से है। अगर उसने सुबह होने से पहले चेयरमैन विराट के पास जाकर माथुर परिवार को छोड़ने की भीख नहीं मांगी तो मैं तुम सबको इसकी भारी कीमत चुकाने पर मजबूर कर दूंगा। इतना कहकर वो वहां से जाने के लिए मुड़ा। ममता उसके पीछे भागी। पिताजी, अगर माथुर परिवार की मुसीबतें खत्म हो गईं तो आपने कहा था कि आप राजेंद्र को माथुर बिल्डिंग मटेरियल्स का जनरल मैनेजर बना देंगे और हमें एक विला दे देंगे। क्या आपका यह वादा पक्का है? भवानी माथुर ने उसकी बात का कोई जवाब देना जरूरी नहीं समझा और गुस्से में वहां से चला गया। राजेंद्र, तुम्हें क्या लगता है, अगर माथुर परिवार की मुसीबतें टल गईं तो क्या पिताजी सच में तुम्हें कंपनी में जनरल मैनेजर की कुर्सी पर वापस जाने देंगे? और क्या तुम हमें वो विला दिला पाओगे जिसके बारे में पिताजी बात कर रहे थे? घर लौटने के बाद ममता ने अपने पति से पूछा, मुझे लगता है राहुल ने तुम्हें बेवकूफ कहकर बिल्कुल सही कहा था। राजेंद्र गुस्से में दहाड़ा। अगर माथुर परिवार बुरी तरह न फंसा होता तो क्या वो हमारे सामने ऐसे गिड़गिड़ाता और भीख मांगता? नहीं, हमें कोई ना कोई रास्ता खोजना ही होगा। हम माथुर परिवार को इस तरह बर्बाद नहीं होने दे सकते। ममता की आंखों में एक तेज चमक थी। अकेले माथुर बिल्डिंग मटेरियल्स की ही कीमत करीब 20 करोड़ की है। अगर उसमें माथुर परिवार की बाकी प्रॉपर्टी भी जोड़ दी जाए तो पूरा माथुर परिवार 30 से 40 करोड़ का होगा। अगर माथुर परिवार बर्बाद हो गया तो हमारे हाथ से 30 से 40 करोड़ निकल जाएंगे। बात करते करते उसने अचानक राजेंद्र का हाथ पकड़ा और बहुत इमोशनल होकर बोली, राजेंद्र, अगर ईशा चेयरमैन विराट के पास जाकर उनके लिए भीख नहीं मांगेगी तो हम खुद जाएंगे। मैंने सुना है कि सूर्या ग्रुप के चेयरमैन विराट को ईशा पसंद है, इसीलिए वो हर काम में उसकी मदद करते हैं।
अगर हम चेयरमैन विराट के पास जाएं तो वो पक्का माथुर परिवार की मदद करेंगे। अगर चेयरमैन विराट ने सिर्फ एक बार मदद का हाथ बढ़ा दिया तो माथुर परिवार के 30 से 40 करोड़ रुपए बचाए जा सकते हैं। तुम्हारे माथुर परिवार का वारिस बनने के बाद ये सारी प्रॉपर्टी हमारी हो जाएगी। ममता बहुत एक्साइटेड दिख रही थी, मानो माथुर परिवार की हर चीज पहले से ही उसके नाम हो चुकी हो। दफा हो जाओ यहां से, राजेंद्र ने ममता को धक्का देकर दूर किया और गुस्से में हंसते हुए बोला। ममता, तुम बेवकूफ नहीं हो, तुम बस पैसे के लालच में अंधी हो गई हो। मायापुरी के बड़े बड़े अमीर भी चेयरमैन विराट से नहीं मिल पाए हैं। तुम्हें क्या लगता है तुम उनसे मिल पाओगी? अगर तुम उनसे मिल भी लो तो क्या वो तुम्हारी बात सुनकर माथुर परिवार को छोड़ देंगे? ममता ने झट से कहा, लेकिन चेयरमैन विराट ईशा को पसंद करते हैं। अगर उन्हें पता चल जाए कि हम ईशा के माता पिता हैं तो वो पक्का हमारी बात सुनेंगे। हम्फ, राजेंद्र ने ताना मारा। वो और कुछ भी बोलने के मूड में नहीं था और वहां से जाने के लिए मुड़ गया। तभी एक काले रंग की ऑडी A6 शांतिकुंज के एंट्री गेट पर आकर रुकी। राहुल, जिसका चेहरा अभी भी छोटों से नीला और सूजा हुआ था, वो ड्राइविंग सीट पर बैठा था। वो बहुत टेंशन में लग रहा था। अगर वो आज रात माथुर परिवार की मुसीबत नहीं सुलझा पाया तो माथुर परिवार सच में खत्म हो जाएगा। भवानी माथुर ने उसे ही अपना वारिस चुना था। एक बार माथुर परिवार डूब गया तो उसके हाथ में कुछ नहीं बचेगा। यह सोचते ही उसकी घबराहट और बढ़ गई। मैं क्या करूं? मुझे क्या करना चाहिए? राहुल का चेहरा गुस्से से भयानक हो गया था। माथुर परिवार मेरा है और मैं माथुर परिवार को इस तरह से खत्म नहीं होने दे सकता। शुरुआती गुस्सा शांत होने के बाद राहुल धीरे धीरे नॉर्मल हुआ। उसके दिमाग में एक प्लान पक रहा था और उसकी आंखों में एक तेज चमक नजर आई। अचानक उसे किसी की याद आई और उसके होठों पर एक शैतानी मुस्कान छा गई। ईशा, तूने मुझे ऐसा करने पर मजबूर किया है। उसने अपना फोन निकाला और एक नंबर डायल किया। टाइगर भाई, मेरा एक काम कर दो। ईशा के घर पर सिर्फ 6 गज के एक छोटे से बेडरूम में एक पुरानी लकड़ी की खाट बिछी थी और उसके पास ही एक डेस्क रखी थी जिस पर सूर्या ग्रुप का दिया हुआ एक लैपटॉप रखा था। इसके अलावा कमरे में कोई और फर्नीचर नहीं था। सच कहा जाए तो यह कोई छोटा बेडरूम नहीं था, बल्कि इसे स्टोर रूम से बेडरूम बनाया गया था। इस वक्त दोनों बच्चे सो चुके थे। भले ही बहुत रात हो चुकी थी, लेकिन ईशा अभी भी कंप्यूटर पर बिजी थी। दरवाजे पर लगातार दस्तक हुई। तभी दरवाजे पर किसी के जोर जोर से पीटने की आवाजें आने लगीं। कौन है? ममता, जो अभी भी लिविंग रूम में टीवी देख रही थी, बहुत इरिटेट होकर उठी, लेकिन फिर भी दरवाजा खोलने चली गई। जैसे ही दरवाजा खुला, बाहों पर टैटू गुदवाए हुए 2 हट्टे कट्टे आदमी जबरदस्ती अंदर घुस आए। तुम कौन हो? तुम्हें क्या चाहिए? ममता हकलाते हुए बोली। उसका चेहरा डर से सफेद पड़ गया था। वो दोनों आदमी देखने में बहुत खतरनाक लग रहे थे। वो पक्का शरीफ लोग तो नहीं थे। तुम लोग क्या करने जा रहे हो? राजेंद्र भी घबरा गया था, लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ा और ममता के आगे ढाल बनकर खड़ा हो गया। धड़ाम! बिना कुछ बोले उन दोनों आदमियों ने आगे बढ़कर राजेंद्र और ममता की गर्दन पर एक जोरदार वार किया, जिससे दोनों के दोनों वहीं बेहोश हो गए। पापा! मां! उसी वक्त ईशा भी अपने छोटे से बेडरूम से बाहर आई और अपने माता पिता को उन दोनों आदमियों के हाथों इस तरह बेहोश होते देखकर वो पूरी तरह से डर गई। यही वो औरत है। उनमें से एक आदमी ने अपने फोन में मौजूद फोटो को देखा और अपने साथी को इशारा किया। उसका साथी बिजली की तेजी से घूमा, तुरंत ईशा के सामने आकर खड़ा हो गया और उसकी गर्दन पर एक तेज प्रहार किया, जिससे ईशा भी बेहोश हो गई। यह सब कुछ पलक झपकते ही हो गया और वे ईशा को उठाकर ले गए। शांतिकुंज सोसाइटी के ठीक सामने एक ऑडी A6 खड़ी थी। राहुल ने एक शैतानी स्माइल के साथ कहा, मैं भी देखना चाहता हूं कि क्या किसी गैर मर्द के साथ रात बिताने की तुम्हारी तस्वीरें मेरे हाथ लगने के बाद भी तुम्हारी मेरी डिमांड ठुकराने की हिम्मत होती है या नहीं। इस बीच मायापुरी नंबर 1 में विराट ने टाइम देखा। रात के 11 बज चुके हैं। पिछले कुछ रातों से वो और ईशा रात 9 बजे के करीब वीडियो कॉल पर बात करते थे और यह सिलसिला रात 10 बजे तक चलता था, जब बच्चों के सोने का टाइम हो जाता था।
लेकिन आज रात उसने ईशा को WeChat पर एक मैसेज भेजा था जिसका उसने कोई जवाब नहीं दिया था। उसे लगा था कि वो बिजी होगी और सोने से पहले जवाब दे देगी, लेकिन इतनी रात हो गई थी और अभी तक कोई जवाब नहीं आया था। विराट को अब चिंता होने लगी थी। जब वो ईशा को कॉल करने के बारे में सोच ही रहा था, तभी ईशा का ही कॉल आ गया। ईशा! जैसे ही विराट ने कॉल उठाया, उसे एक चीख सुनाई दी और उसके बाद आरव के सिसकने की आवाज आई। पापा, मम्मी को बुरे लोग पकड़ कर ले गए। आरव को बहुत डर लग रहा है। पापा, ईरा छोटे भाई का अच्छे से ध्यान रखेगी। पापा, जल्दी से मम्मी को बचा लो। ईरा ने अपने आंसुओं को रोकते हुए कहा। उसकी कांपती हुई आवाज बता रही थी कि वो कितनी ज्यादा डरी हुई थी, लेकिन समझदार होने के नाते वो जानती थी कि इस वक्त अपनी मां को बचाना सबसे जरूरी था। रो मत मेरे बच्चे, पापा अभी मम्मी को ढूंढने जा रहे हैं। दरवाजे को अंदर से लॉक कर लो और पापा के लिए अच्छे बच्चों की तरह घर पर ही रहना, विराट ने कहा और जल्दी से कपड़े पहनने लगा। जब तक वो विला से बाहर निकला, आरव ने उसे वो सब बता दिया था जो उसने देखा था। एक काले रंग की फेटन कार रात के सन्नाटे को चीरती हुई तेज रफ्तार में दौड़ पड़ी। विराट पिछली सीट पर बैठा था। उसका चेहरा बहुत ही खौफनाक लग रहा था। गाड़ी चला रहे रुद्र की भी रूह कांप उठी थी। उसने अचानक पूछा, गुरुजी, अब हम कहां जा रहे हैं? माथुर परिवार के पास, विराट ने ठंडे लहजे में कहा। सिंघानिया परिवार और माथुर परिवार को छोड़कर विराट को कोई और ऐसा इंसान याद नहीं आ रहा था जिसकी ईशा को छूने की भी हिम्मत हो। और सिंघानिया परिवार के सभी लोग तो जेल की हवा खा रहे थे, इसलिए सिर्फ हताश माथुर परिवार ही था जो ईशा को नुकसान पहुंचा सकता था। और माथुर परिवार में सिर्फ राहुल ही वो इंसान था जो ईशा को परेशान करने के लिए इस हद तक गिर सकता था। इस बीच एक बड़े से नाइट क्लब के प्राइवेट रूम में एक गंजा आदमी अपने बगल में पड़ी एक बेहद हॉट और बेहोश औरत को हवस भरी नजरों से देख रहा था। वो औरत कोई और नहीं बल्कि ईशा थी, जिसे बेहोश कर दिया गया था। गंजे आदमी के ठीक सामने करीब 30 साल का एक लड़का बैठा था। तू भी क्या कमीना लड़का है जो अपनी ही चचेरी बहन को फंसाने में भी तुझे शर्म नहीं आई? गंजे आदमी ने राहुल को एक घटिया नजर से देखते हुए कहा, लेकिन उसके होठों पर एक स्माइल थी। वो साफ तौर पर खुश दिख रहा था। यह सब उसके खुद के कर्मों का फल है। एक बार जब मेरे हाथ उसकी गंदी तस्वीरें लग जाएं, तो फिर देखता हूं कि उसकी मेरी शर्तें ठुकराने की हिम्मत कैसे होती है। राहुल अपनी इस जीत पर खुशी से मुस्कुराया। हा हा, बहुत बढ़िया मेरे शेर। आगे भी ऐसे ही फायदे के सौदों के लिए मेरे पास आना। काम खत्म होने के बाद मैं तुझे तस्वीरें भेज दूंगा। गंजे आदमी ने अपनी हवस भरी स्माइल के साथ अपना मुंह पोंछते हुए कहा। टाइगर भाई, आज रात के बाद वो आपकी ही है। आगे भी ऐसे कई मौके मिलेंगे, लेकिन अभी यह औरत मेरे काम की है। मैं आपको सिर्फ 1 घंटे का टाइम दे सकता हूं। एक बार मुझे मेरी मनपसंद चीज मिल जाए तो मैं वादा करता हूं कि मैं आपकी रात खराब नहीं करूंगा। राहुल का प्लान था कि वो तस्वीरों के जरिए ईशा को ब्लैकमेल करेगा और उसे माथुर परिवार को बचाने के लिए चेयरमैन विराट के पास जाने के लिए मजबूर करेगा। अगर ईशा पूरी रात गंजे आदमी के पास रही तो चेयरमैन विराट की मदद मिलने तक बहुत देर हो जाएगी। दफा हो जाए यहां से, मेरे काम में अड़ंगा मत डाल, गंजा आदमी चिल्लाया। राहुल ने जल्दी से सिर झुकाया और वहां से निकल गया, लेकिन जाने से पहले उसने गंजे आदमी के साथ फोटो खिंचवाना नहीं भूला। जल्द ही उस प्राइवेट रूम में सिर्फ गंजा आदमी और ईशा ही रह गए। गंजे आदमी ने अपने दोनों हाथों को रगड़ा और ईशा की तरफ बढ़ा। आ गया तेरा टाइगर। तभी ईशा को हल्का सा होश आया। उग, वह पहले से ही बहुत कमजोर थी और बेहोश होने के कारण उसे चक्कर आ रहे थे। उसने अपने ऊपर ही उल्टी कर दी, जिससे पूरे प्राइवेट रूम में उल्टी की खट्टी बदबूदार महक फैल गई। उसका शरीर एकदम ढीला पड़ गया और वह फिर से बेहोश हो गई। धत तेरी की, गंजा आदमी गुस्से में चिल्लाया। उसकी सारी हवस एकदम से खत्म हो गई थी। उसने तुरंत 2 वेट्रेस को बुलाया। जल्दी से मेरी सफाई करो, मेरा अच्छा टाइम खराब मत करो। इस बीच माथुर परिवार के घर में भवानी माथुर अपने कमरे में टेंशन में बैठा था। ईशा के घर से लौटने के बाद वह अपने कई पुराने दोस्तों से मिलने गया था, लेकिन सबने उसे दरवाजे से ही लौटा दिया। क्या माथुर परिवार सच में बर्बाद होने वाला है?
भवानी माथुर का चेहरा गुस्से से भर गया और जल्द ही उसके चेहरे पर एक खूंखार भाव आ गया। यह सब उस घटिया औरत ईशा की वजह से है। अगर उसने चेयरमैन विराट से भीख मांगने से मना न किया होता तो माथुर परिवार की आज ये नौबत ना आती। तभी कमरे के बाहर से मारपीट की आवाजें आने लगीं। भवानी माथुर तुरंत गुस्से में चिल्लाया, यह कौन सा वक्त है यह सब करने का? तुम लोग। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं और उसके मुंह से आवाज ही निकलना बंद हो गई। उसके कमरे के दरवाजे पर करीब 1 दर्जन लोगों का ढेर लगा हुआ था, जो सब माथुर परिवार के बॉडीगार्ड्स थे। ये वो फाइटर्स थे जिन्हें उसने देश भर से भारी रकम देकर बुलाया था, लेकिन अब वे सब बेहोश पड़े थे। विराट विराट और रुद्र को वहां खड़ा देखकर भवानी माथुर सन्न रह गया। फूश! अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और विराट पलक झपकते ही भवानी माथुर के सामने आ खड़ा हुआ और उसका गला पकड़ लिया। भवानी माथुर का दम घुटने लगा और उसके होंठ नीले पड़ गए। विराट ने दांत पीसते हुए कहा, अगर ईशा को खरोंच भी आई तो मैं पूरे माथुर खानदान को मिट्टी में मिला दूंगा। इतना कहने के बाद विराट ने भवानी माथुर के शरीर को हवा में किसी कटी पतंग की तरह उछाला, जिससे वह कई मीटर दूर जाकर गिरा और बुरी तरह से घायल हो गया। खांस खांस। बस उसकी तेज तेज खांसी से ही पता चल रहा था कि वो अभी जिंदा है। माथुर परिवार के बाकी लोग यह सब देखकर सन्न रह गए। उनकी बोलती बंद हो चुकी थी। क्या उसने एक बूढ़े आदमी को भी नहीं छोड़ा? भवानी माथुर ने अपनी सांसों को कंट्रोल करते हुए गुर्राकर कहा, तेरी तेरी मुझे छूने की हिम्मत कैसे हुई? विराट ने आगे बढ़कर अपना एक पैर उसकी छाती पर रख दिया। तुझे छूना तो मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मैं तेरी जान लेने से भी पीछे नहीं हटूंगा। विश्वास नहीं होता? जैसे ही विराट के मुंह से ये शब्द निकले, एक जोरदार झटके ने भवानी माथुर की सांसें रोक दीं। उसे लगा जैसे उसकी छाती की हड्डियां चकनाचूर होने वाली हैं। तब जाकर उसे इस बात का एहसास हुआ कि विराट सच में उसे मार सकता है। अभी राहुल को कॉल कर और ईशा को सही सलामत यहां लेकर आ। अगर वो 10 मिनट के अंदर यहां नहीं पहुंचा तो मैं उसकी लाश का वो हाल करूंगा कि कफन भी नसीब नहीं होगा। विराट ने अपनी बात खत्म की, अपना पैर हटाया और हाथ पीछे बांधकर खड़ा हो गया। भले ही वह उस बूढ़े आदमी को जान से मारना चाहता था, लेकिन आखिर वह ईशा का दादा था। तभी एक बेवकूफ अधेड़ औरत ने विराट पर चिल्लाते हुए कहा, 2 कौड़ी के इंसान, तेरी मेरे बेटे को छूने की हिम्मत कैसे हुई? जड़ दो एक तमाचा। छटाक! विराट के मुंह से यह शब्द निकलते ही एक करारा तमाचा गूंज उठा। माथुर परिवार के लोग अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे थे कि रुद्र ने एक जोरदार तमाचे से उस औरत को दूर फेंक दिया। अनंत नाग महल के मालिक होने के नाते रुद्र के अंदर बहुत ज्यादा ताकत थी। उसका एक तमाचा किसी भी औरत की बर्दाश्त से बाहर था। वो जमीन पर गिरने से पहले ही बेहोश हो चुकी थी। पूरे कमरे में मौत का सन्नाटा छा गया। विराट ने ठंडे लहजे में कहा, सिर्फ 9 मिनट बचे हैं। भवानी माथुर को तब जाकर समझ आया कि विराट मजाक नहीं कर रहा था। उसके कांपते हाथों ने तुरंत फोन डायल किया। भवानी माथुर गुस्से में दहाड़ा, तूने जो भी किया हो, अगर तू 9 मिनट के अंदर ईशा को सही सलामत वापस नहीं लाया तो तू अपनी मौत का इंतजार कर सकता है। दादाजी, ईशा अभी वापस नहीं जा सकती, राहुल ने दांत पीसते हुए कहा। राहुल के टोन से साफ पता चल रहा था कि ईशा की हालत बहुत नाजुक होगी। भवानी माथुर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। तू कमीना इंसान, मैंने तुझे ईशा को सही सलामत वापस लाने को कहा है। क्या तुझे मेरी बात समझ में नहीं आती? माथुर परिवार के सबसे ताकतवर फाइटर्स भी बेहोश हो चुके थे, जिससे साफ पता चलता था कि विराट और रुद्र कितने खतरनाक थे। उसे पता था कि अगर ईशा को कुछ भी हुआ तो न सिर्फ राहुल मारा जाएगा, बल्कि विराट उसे भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। उसके दिल में खौफ बैठ गया था और उसे अचानक लगा जैसे यह सब कोई बुरा सपना हो। क्या विराट सच में अभी भी वही नकारा इंसान था? दादाजी, ईशा ब्लैक टाइगर मेंशन में है। चाहे कुछ भी हो जाए, वो 9 मिनट में वापस नहीं आ सकती, राहुल ने सफाई देते हुए कहा और फिर आगे बोला, दादाजी, आपको मुझ पर यकीन करना होगा। मुझे बस 1 घंटे का टाइम और दे दीजिए और माथुर परिवार की सारी मुसीबतें पक्का दूर हो जाएंगी।
इस बार मैं आपको बिल्कुल निराश नहीं करूंगा। इससे पहले कि बूढ़ा आदमी कुछ बोल पाता, राहुल फोन काट चुका था। हेलो, हेलो, हेलो। भवानी माथुर ने कई बार आवाज लगाई, लेकिन दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। लगता है वो अपनी जिंदगी से ऊब चुका है। अगर बात ऐसी है तो मैं ही उसे उसके अंजाम तक पहुंचा देता हूं। विराट की शांत आवाज में एक गहरा कातिलाना इरादा छुपा था। अगर ईशा को कुछ भी हुआ तो सिर्फ राहुल ही नहीं, बल्कि माथुर परिवार का हर एक इंसान उसके साथ ही दफन हो जाएगा।